हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आज हम बात करने आए हैं राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती के बारे में। राजस्थान में लेब असिस्टेंट के लिए 2024 में गवर्नमेंट के द्वारा वैसे तो अलग-अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जिसकी घोषणा भी हो चुकी है कि इस साल के अंत तक 1 लाख के आसपास वैकेंसी आएगी, जिनमें से एक बहुत स्पेशल वैकेंसी है और वो है प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट। सीधे 12th पास आउट बच्चों के लिए बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी एंट्रेंस अदर एग्जाम के डायरेक्ट लैब असिस्टेंट का एग्जाम होगा। कोई सीईटी वगैरह की अनिवार्यता नहीं होगी। तो इस वैकेंसी पर मैं कुछ जानकारी भी दूंगा और साथ ही साथ मेरे साथ आरपीएससी टॉपर एच पूनिया सर है, जो अपने विजय एजुकेशन में जीके वाला जो पेपर है, उस जीके पेपर को आपको अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, पढ़ाते हुए आए हैं और पढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ मैं खुद बायो सब्जेक्ट आपका प्रयोगशाला सहायक के बैच में पढ़ा ही रहा हूँ और इसके अलावा अपने विजय एजुकेशन में चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बहुत ही शानदार टीम है। और लैब असिस्टेंट का अपने विजय परिवार ने 2024 में जो भी प्रस्तावित भर्ती है, उसके लिए अभी से ही हमने बैच स्टार्ट करके उसमें क्लासें शुरू करने का पूरा शेड्यूल बना दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि साइंस और जीके ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट हो जाता है और इसे 1-2 महीने में तैयार भी नहीं करवाया जा सकता। कम से कम 4 से 5 महीने कंटिन्यू क्लासें देनी होगी, तब जाके पूरा सिलेबस हम कवर कर पाएँगे और पेपर भी काफ़ी लेंदी रहता है, उसपे तो हम बात करेंगे ही। एकदम बेसिक डिटेल पहले मैं बता दूँ कि ये जो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती जो है क्या? और इसकी क्या योग्यता है? कौन इसका फॉर्म लगा सकता है? तो देखिए बच्चों, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 12th के साइंस के बच्चे और 12th आर्ट्स के बच्चों के लिए ये भर्ती आती है। साइंस में बायो और मैथ वाला बच्चा दोनों ही अप्लाई कर सकता है और आर्ट्स में जिसके 12th में जियोग्राफी सब्जेक्ट है या होम साइंस सब्जेक्ट है, उनके लिए भी ये वैकेंसी आती है ना? ऐज की बात करें तो 18 से 40 वर्ष आयु, लेकिन ये 18 वर्ष आपके 2025 में भी अगर हो रहे हैं, तो भी आप एप्लीकेबल है। वैसे तो राजस्थान की वैकेंसी है, बट ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के बच्चों के लिए प्रायोरिटी रहती है इसमें, ठीक है ना? तो हम सिलसिलेवार तरह से पेपर की भी बात करेंगे कि भई अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो यहाँ 2 पेपर है। एक पेपर आपका जीके का है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। दूसरा पेपर अगर हम साइंस वाली वैकेंसी की बात करें, तो दूसरा पेपर साइंस का है। इसमें भी 100 क्वेश्चन 200 नंबर का ये पेपर रहेगा। जियोग्राफी वाले बच्चों के लिए ये पेपर ज्योग्राफी का होता है और होम साइंस वाले बच्चों के लिए ये सेकंड पेपर होम साइंस का रहता है। मतलब सेकंड पेपर रहता है मेन सब्जेक्ट का। तो अब अगर हम बात करें सबसे पहले साइंस के बच्चों की सर, तो साइंस के बच्चों के लिए जीके जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत जीके से ही करना चाहते हैं। आप सबसे पहले तो सर बच्चों को क्या गाइड करेंगे, इस जो पेपर पैटर्न है, इसमें चूँकि 2 चीज़ें एक साथ हैं। अब साइंस के बच्चों को अपने सब्जेक्ट तो पढ़ने ही हैं, फिज़िक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है ना? लेकिन इसके साथ-साथ वो जीके, अब जीके भी सर आपको पता है कि लैब असिस्टेंट में काफ़ी लेंथी सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस नहीं है। तो उसे कैसे कवर करें, किन बातों का ध्यान रखें, कितना पढ़ें, इस पे आप ज़रूर बताएँ। मैं जानकारी के लिए फिर बता दूँ कि एच पूनिया सर आरपीएससी टॉपर भी रह चुके हैं और अभी हाल ही में जियोग्राफी सब्जेक्ट से यानी भूगोल विषय से लेक्चरर है, व्याख्याता है और साथ ही साथ मैं आपको एच पूनिया सर को मैं एडवांस बधाई भी देना चाहता हूँ कि सर बहुत जल्द असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर भी बनने जा रहे हैं और ये गुड न्यूज़ भी आपको हम थोड़े दिनों के बाद दे देंगे। तो पूनिया सर आप इस पे जानकारी दीजिएगा। थैंक यू विजय सर। काफ़ी दिनों से चर्चा में रही है लैब असिस्टेंट वैकेंसी और अभी भी बहुत चर्चा में है क्योंकि अब जो वैकेंसियों का एक दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि सरकार बनने के बाद अभी तक सरकार की ओर से कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है और इस साल
सरकार ने अभी बजट में भी घोषणाएँ की है कि हम बहुत सारी वैकेंसियों को लेकर के आने वाले हैं। तो ये वैकेंसियाँ लगभग दीपावली के आस-पास बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ आएगी और लैब असिस्टेंट वैकेंसी तो बहुत 2-3 साल हो गए हैं, तो ये सर वैकेंसी आनी तो कन्फर्म है। लेकिन काफ़ी बच्चों का ये शेड्यूल रहता है कि वो वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। यानी हमें तैयारी से पहले पूर्व तैयारी शुरू करनी होती है। जब आपकी वैकेंसी आती है, उससे 2-4 महीने पहले जब आप तैयारी शुरू करते हैं, तभी आप है जो आगे रैंक की दौड़ में आते हैं। सिलेक्शन तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन मज़ा तो तब है जब हमारी रैंक अच्छी आई और अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो तो फिर क्या कहने। यानी सिर्फ़ कम उम्र में जॉब पाने का सबसे आसान तरीका है यानी 12th पास आउट बच्चे, इसमें फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th किया है, चाहे वो साइंस से हैं, चाहे वो आर्ट्स से हैं। यानी साइंस के बच्चों के लिए लैब असिस्टेंट और आर्ट्स के बच्चों में ज्योग्राफ़ी से वो फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और होम साइंस से भी कर सकते हैं। तो अब साइंस के बच्चों के लिए ख़ास दिक्कत ये रहती है सर कि वो जीके को कैसे तैयार करें। बहुत सारे बच्चे किताबों के कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कौन-सी बुक पढ़ें। तो जीके समझना थोड़ा टिपिकल हो जाता है साइंस के बच्चों के लिए। तो उनके लिए मैं ये बता दूँ कि अगर आप एक बार किसी चीज़ की थ्योरी को देखें, उसकी क्लास को देखें और उसके बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट के लिए जीके थोड़ा अलग लेवल का हो जाता है। उन्हें पूरा एक नए सेक्टर में एंट्री करनी पड़ती है। यानी पहले पूरा साइंस है, फिर पूरा अलग जीके और दोनों पेपर का अलग-अलग यानी बराबर मार्जिन है। अगर आप साइंस पढ़ के कहेंगे कि सिर्फ़ साइंस कर लूँगा तो जीके हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको साइंस पे भी उतना वेटेज देना पड़ेगा, जितना जीके पे देना पड़ेगा और जितना जीके को ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको दोनों ही सब्जेक्ट पे कमांड रखनी पड़ेगी, पहली बात तो ये। अब जीके में क्या है, जीके में आता है मेनली राजस्थान की ज्योग्राफी आती है, मेनली राजस्थान की हिस्ट्री आती है और राजस्थान की पॉलिटी आती है। ठीक है ना? तो राजस्थान की ज्योग्राफी का यानी राजस्थान जीके का जितना सेगमेंट है, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ यहाँ पे और हमारी जो राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्लासेस चलती पिछली बार भी जब हमने लैब असिस्टेंट का बैच किया था, उसमें हमारे जो नोट्स थे उससे हूबहू सवाल आए थे जिनकी जो कॉपियाँ थी हम लोगों ने टेलीग्राम पे बच्चों को बताए थे हमारे जो नोट्स का कट आउट करके हम लोगों ने सेंड किया था टेलीग्राम पे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारे नोट से पुट आउट हुए थे और इस बार भी यही होने वाला है, ये हमारा आपसे वादा है। प्रॉपर हमारी क्लास होगी, ज्योग्राफी की जितनी क्लासें होगी सर बिल्कुल मैप के साथ समझाई जाएगी कि राजस्थान का मैप है तो कौन-सी चीज़ कहाँ पर है और आपको किस टाइप से, किस ढंग से पढ़नी है, वो भी सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। एक बार मैं आपको इसका विश्लेषण करके बता देता हूँ कि सिलेबस आपका क्या रहेगा और सिलेबस आपको कैसे पढ़ना है। यानी सिलेबस सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले हमें ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। हम जब पढ़ने बैठें तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे सिलेबस में है या नहीं है। तो बहुत से बच्चे हैं जो सिलेबस से आउट भी पढ़ लेते हैं लेकिन आउट जो सिलेबस से आता है वो डिलीट हो जाता है। इसलिए हमें प्रॉपर जो सिलेबस में चीज़ें हैं वही हमें पढ़नी है। देखिएगा कि यहाँ 100 नंबर का जो है आपका 100 क्वेश्चन का है और उसमें 200 अंक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। यानी 200 नंबर है जो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। उसके बाद करंट अफ़ेयर्स आएगा। करंट अफ़ेयर्स सिर्फ़ राजस्थान का आएगा। उसमें आपको इंडिया लेवल का या वर्ल्ड लेवल का करंट अफ़ेयर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ राजस्थान का करंट अफ़ेयर्स जिसकी क्लासें अपने यहाँ चलेगी। वर्ल्ड और इंडिया यानी वर्ल्ड का नॉर्मली जैसे ओशियन है, कॉन्टिनेंट्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, यही आएगा। जो जल संधियाँ हैं, बाउंड्री लाइन्स है, कौन-सा पर्वत कहाँ पर है और कौन से देश की सीमा है, कौन सी अक्षांश रेखा 2 देशों की सीमाएँ बनाती है और कौन-सी नदी है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, प्रशांत महासागर में गिरती है, कौन-सा महाद्वीप बड़ा है, कौन-सा द्वीप बड़ा है। तो इस तरह से कौन से देश को झीलों का देश यानी इस टाइप के यानी वर्ल्ड जीके में ऊपरी तरह के इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएँगे। उसके साथ में इंडियन जीके को सिलेबस और एजुकेशन साइकोलॉजी। अब इसके बाद हम बात करेंगे मेन अब राजस्थान की हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करते हैं कि हिस्ट्री में किस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएँगे। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत यानी जितने अभिलेख हैं, जितनी पुरानी बुक्स हैं, उनके बारे में कौन-सा शिलालेख कहाँ मिला है या कौन-सी झील पर कौन-सा शिलालेख है, इस तरह से सवाल आएँगे। राजस्थान के प्रमुख राजवंश जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, इस तरह के मुगल और राजपूत के संबंध यानी जैसे अकबर का राजपूतों से क्या संबंध रहा, जैसे अकबर की महाराणा प्रताप से लड़ाई थी या मुगलों का जयपुर कछवा वंश से बहुत अच्छा रिलेशन था तो उसके बारे में भी सवाल पूछे जाएँगे। स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण जानकारी यानी
स्थापत्य कला यानी उनका आर्किटेक्चर में क्या था? जैसे कौन से मंदिर बनाए, कौन सी हवेलियाँ बनाई उन्होंने या कौन-कौन से किलों का निर्माण किया, ठीक है ना? तो इस तरह के सवाल है जो आपसे पूछे जाएँगे जैसे बुलंद दरवाज़ा हो गया आपका या कीर्ति स्तंभ हो गया। तो ये जितना आर्किटेक्चर है, जो मुगल और राजपूत काल में बना था वो, उसके बाद में महत्वपूर्ण किले, स्मारक और संरचनाएँ, राजस्थान के जितने भी इम्पोर्टेंट फोर्ट्स हैं, उनकी क्या संरचनाएँ, किसने बनवाया, उसमें कितने साके हुए, है ना? तो वो पूछे जाएँगे। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, यानी धर्म सुधार आंदोलन कौन किसने चलाए थे? जैसे गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था, एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत जी ने चलाया था। तो इस तरह के धार्मिक आंदोलन जो चले राजस्थान में, उनसे भी आपको महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएँगे। इसके अलावा मैं बात करूँ लोक देवी और देवताएँ जिसमें अपने पाबू जी, हड़बू जी ये लोक देवता हैं, रामदेव जी हैं, इनसे रिलेटेड मेले थे। इन्होंने क्या-क्या जो समाज में इनका किस तरह सोशल इम्प्रूवमेंट किया, वो सारी चीज़ें। लोक देवियाँ यानी कौन-सी लोक देवी का मंदिर कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य जितने भी फ़ोक थिंग्स हैं, जैसे फ़ोक डांस है, फ़ोक सॉन्ग्स है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल यानी जहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट है यानी टूरिज्म अब एक इंडस्ट्री बन गया है और राजस्थान की जो अपनी इकोनॉमिक संरचना है उसमें टूरिज्म का बहुत ज्यादा योगदान है तो उससे रिलेटेड राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में आपसे ये पूछे जाएंगे कि कौन सी पर्सनैलिटी ने सबसे ज्यादा योगदान दिया ठीक है ना तो कौन से जैसे भगत सिंह के टाइम में यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी उसमें किसने क्या योगदान दिया वो भी आपसे पूछा जाएगा है ना? तो सारी की सारी चीज़ें पूछी जाएगी राजस्थान की रियासतें जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ रियासत है, भरतपुर रियासत है, अजमेर है, तो वो सारी चीज़ें ब्रिटिश संधिया और 1857 का जो मूवमेंट हुआ था, यानी 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे जो सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव है जो कौन से एरिया में रहा, तो वो सारी चीज़ें हैं जो पूछी जाएगी। तो ये था आपका हिस्ट्री का सेगमेंट और हिस्ट्री में इसके अलावा राजस्थान का इंटीग्रेशन, उसका एकीकरण राजस्थान में किस तरह से है जो जब भारत आज़ाद हुआ तो कौन-से ज़िले थे, नए ज़िले कौन से बने, कब बने, किस तरह से उन्हें सम्मिलित किया गया और राजस्थान का जो महिलाओं का योगदान है राजनीति में, सामाजिक, ऐतिहासिक जितना भी है। मेन जो एक और सेगमेंट आपका आता है राजस्थान की ज्योग्राफी में किस तरह के सवाल, राजस्थान की स्थिति और विस्तार कई बच्चों का ये रहता है कि सर अब नए जिले बन गए हैं तो क्या हमें नए जिले पढ़ने हैं? दोस्तों नए जिले जो बने थे वो पिछली गवर्नमेंट में बने थे अब गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो नए जिलों से बहुत कम सवाल आएंगे राजस्थान के जितने नए जिले हाँ कितने नए बने कब बने वो सवाल पूछा जा सकता है बट ऐसे बिल्कुल है जो ये जो गवर्नमेंट है ये बिल्कुल चेंज है तो ये इस तरह के सवालों से बचेगी तो राजस्थान के प्रमुख भौतिक फिजिकल डिवीजन उसका मरुस्थलीय प्रदेश है अरावली है राजस्थान में पर्वत पठार मैदान है मरुस्थल का कितना क्षेत्र है पठारी भाग कितना है मैदानी भाग कितना है अरावली सेगमेंट ड्रेनेज सिस्टम अफवाह तंत्र यानी राजस्थान की कौन सी नदियां हैं कहाँ से निकलती है और उनके जो संगम है वो कौन कौन से हैं ठीक है ना तो वो पूछे जाएंगे इसके अलावा राजस्थान का क्लाइमेट राजस्थान की मृदा राजस्थान का वेजिटेशन उसकी वनस्पति वन और वन्य जीव भी ये पूछे जाएंगे ठीक है ना? कि कौन से वन कहाँ पर हैं, ठीक है? और इसके अलावा राजस्थान का एनवायरनमेंट और जो इकोलॉजिकल मुद्दे हैं वो भी डेजर्टिफिकेशन राजस्थान में मरुस्थल, राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक रीजन कृषि जलवायु प्रदेश जो 10 हैं वो कौन-सा 3rd ए कहाँ है, 4th बी कहाँ है, 5th कहाँ है? राजस्थान का लिव स्टॉक यानी पशुधन, बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़ योजनाएँ, सिंचाई परियोजनाएँ, जल संरक्षण राजस्थान का जो परिवहन ट्रांसपोर्ट है और इसके अलावा राजस्थान में मिनरल्स कहाँ मिलते हैं जैसे राजस्थान का चांदी में एकाधिकार है एस्बेस्टोस उदयपुर में निकलता है ना पाइराइट सलादीपुरा सीकर में मिलता है तो इस तरह के सवाल गार्नेट टोंक में मिलता है तो इस तरह के सवाल ये ज्योग्राफी से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स आएगा वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का आएगा करंट अफेयर्स हमें इंडिया का नहीं पढ़ना है करंट अफेयर्स हमें वर्ल्ड का नहीं पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ हमें करंट अफेयर्स किसका पढ़ना है राजस्थान के करंट अफेयर्स पे हमें फोकस करना है तो इस बात को आप लोग प्रॉपर ध्यान रखिएगा शैक्षणिक मनोविज्ञान से पिछली बार तो सवाल पूछे नहीं गए थे और वर्ल्ड के सवाल भी बहुत कम थे हालांकि आपको सिलेबस में जो वर्ल्ड जीके हैं उसका एक सेगमेंट हम आपसे जरूर कराएंगे जैसे वर्ल्ड की कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है जैसे कि वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक्स हैं
वर्ल्ड की प्रमुख रिवर्स है, जैसे मर्रे डार्लिंग नदी है जो ऑस्ट्रेलिया में है, या फ्रांस की राजधानी पेरिस है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। बहुत सारी चीजें, अमेज़न के जंगल है, अमेज़न जो अफवाह की दृष्टि से दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट सवाल है, वो सारी की सारी चीजें हम इस लैब असिस्टेंट के बैच में स्पेशली आपको जरूर करवाएंगे। विद आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी प्रत्येक क्लास होने के बाद उसकी जो स्लाइड्स है वो भी आपको प्रदान की जाएगी। यानी लैब असिस्टेंट इस बैच पे हमारी पूरी टीम का बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस विजय एजुकेशन में आपको ये तैयारी करवाई जाएगी। बस तैयार आपको रहना है, प्रिपरेशन आपको करनी है, जितना आप मेहनत करेंगे उतनी हम भी आपके लिए एनी टाइम मेहनत करने के लिए तैयार है। हमारा बैच है जो स्टार्ट हो चुका है, उसकी सारी क्लासें अब जल्दी शुरू होने वाली हैं, तो आप लोग जल्दी से इस बैच को जॉइन करिएगा। इसके अलावा समय-समय पर जो भी लैब असिस्टेंट का अपडेट होता है, तो वो तुरंत अपडेट हम आपको देते रहेंगे, आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे टेलीग्राम पे, तो सब जगह है जो इसका अपडेट मिलता रहेगा। बस आपको तैयार रहना है, यानी ऐसा नहीं कि सर वैकेंसी तो क्या पता कब आएगी। तो वैकेंसी आने के बाद तो 90% जनता है जो तैयारी शुरू करती है। सिलेक्शन उसका होता है 10% जनता का। उसका कैसे होता है? क्योंकि वो तैयारी है जो लैब असिस्टेंट का जो वैकेंसी आती है उससे पहले तैयारी शुरू करती है। यानी किसी भी युद्ध है ना, युद्ध का पूर्वाभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीधे हथियार लेके कि मेरे पास हथियार है मैं युद्ध लड़ लूँगा, तो उसको जीतना आसान नहीं है। अगर आपका पूर्वाभ्यास है, तो आप उस युद्ध को है जो बहुत अच्छे तरीके से जीत सकते हैं। तो ये बिल्कुल ख़ास है, और आप इनका ध्यान रखना कि दोनों सेगमेंट का जो प्रॉपर योगदान बराबर है। आप ये मत सोचिएगा कि हमारी सर मेरी जो पीसीबी है वो बहुत स्ट्रांग है, और मेरे पीसीबी में इतने नंबर आ जाएँगे कि मैं जीके में कम नंबर लेके आ जाऊँगा, तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। या कोई बंदा ये सोच रहा है कि सर मेरा जीके बहुत अच्छा है, और जीके के अलावा मैं साइंस में है जो कम नंबर आएँगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं है। आपको दोनों सेगमेंट पर, यानी आपका जो जीके का सेगमेंट है, आपका जो सर साइंस का सेगमेंट है, दोनों पे है जो प्रॉपर है जो इन्हें अपना जो 100% देना होगा। जी, तो ये जीके के जो अपना पेपर था उसका काफ़ी विश्लेषण किया हम लोगों ने। नई अपडेट है वो भी हम देते रहेंगे। जी। तो ये तो जीके के बारे में तो एच पूनिया सर ने आपको बताया कि बेटा जीके में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक है ना? बाकी तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जुड़ ही चुके हैं और आपको शेड्यूल जो है अभी मिल जाएगा क्लासों का। बाकी अंदर ऐप में जब क्लास चलेगी तो अपन और चर्चा करते रहेंगे, कैसे और बेस्ट कर सकते हैं और किन-किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अभी से अपन तैयारी शुरू कर लेंगे। नोटिफ़िकेशन जब भी आएगा अच्छी बात है ना? नोटिफ़िकेशन थोड़ा पहले आए, थोड़ा लेट आए, वैकेंसी तो आएगी ये कन्फर्म है ना? भई अगर बाय द वे लेट हो गया तो एग्ज़ाम 2025 के अंदर भी होगा तो भी एक्सेप्ट है। क्योंकि आपको पता है अगस्त भी अब जाने वाला है ना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने आपके पास पढ़ने के लिए कितने हैं? 4 महीने हैं। अगर मान लो जनवरी, फरवरी 2025 में भी एग्ज़ाम होता है ना, तो भी 6 महीने तो चाहिए किसी वैकेंसी के लिए। इतना तो क्योंकि यहाँ साइंस भी पढ़नी है और जीके भी पढ़नी है ना? अब देखो बच्चों, सर ने बता दिया यहाँ पे जो है जीके वाला सेगमेंट। देखो मनोविज्ञान जो है ना, ये ना तो पिछली बार आई थी, ना 16 में, ना 18 में, ना 22 में। तो साइकोलॉजी ना तो आपको पढ़नी है और ना ही बेटा आएगी, चिंता मत करना इस बात को लेकर के। अब अगर साइंस की बात करें, साइंस में ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई साइंस के अंदर जो है बायो वाला जो सेगमेंट है ये तो कंपल्सरी है। मैथ का बच्चा भी फॉर्म भरेगा ना, तो भी उसे बायो पढ़नी है ना? तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट आएँगे आपके और एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत लो लेवल के क्वेश्चन कभी नहीं आते। अधीनस्थ बोर्ड का पेपर बहुत स्टैंडर्ड बनता है बच्चों। कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से भी हायर लेवल के मिलेंगे, है कि नहीं है? मतलब कि स्किल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर बहुत ईज़ी नहीं होता है। लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम आप ये ना समझें कि एकदम नॉर्मल पेपर होगा, साइंस है कर लेंगे, क्या दिक्कत है, पड़ी हुई है। जबकि ऐसा नहीं है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखें, आप 16 का, 18 का और 22 का पेपर देखें, पेपर बहुत लेंथी आया है। हमने भी इसी पेपर के लेवल का पढ़ाया तब पिछली बार नोट्स से एज़ इट इज़ क्वेश्चन आए थे, है ना? वो टेलीग्राम पे हमने प्रूफ भी डाले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और स्पेसिफिक जीके के लिए तो
बच्चों ने इंडिविजुअली जीके के लिए बैच खरीदे थे, क्योंकि एच पूनिया सर ने इतना बढ़िया तरह से प्रॉपर नोट्स बना-बना के बोर्ड पे अच्छे तरह से नोट्स लिखवाए थे बच्चों को। और जिन बच्चों ने 4-5 महीने कंटिन्यू तैयारी की थी ऐप से, उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ बच्चों, रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। मौसमी तैयारी, सीज़नेबल तैयारी से फ़ायदा भी नहीं होता, आप भी समझदार हैं। ठीक है ना? और अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, है ना? अगर आपकी एज 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने कम भी पड़ रही है, तो भी आप लग जाइए। हो सकता है कि वैकेंसी 2 महीने लेट आए, 3 महीने लेट आए। हो सकता है वो एज जुलाई 2025 से काउंट कर ले, है ना? हो सकता है वो मार्च 2025 से काउंट कर ले, है ना? बोर्ड पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें, है ना? तो इसलिए बच्चों, मेहनत में आपको लग जाना है, अभी से तैयारी में लग जाना है, ठीक है ना? मैथ वाले बच्चे हैं तो उन्हें बायो पे अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी, और बायो के बच्चे हैं तो उन्हें भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इनको भी बराबर टाइम देना पड़ेगा। जितना वेटेज जीके का उतना ही वेटेज साइंस का, ठीक है ना? बिल्कुल जी। जो एनसीईआरटी के डिलीटेड चैप्टर हैं, हमें तो वो भी पढ़ने हैं, लेकिन वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले जो एनसीईआरटी में है, वही पढ़ेंगे। क्या सिलेबस चेंज होगा? देखो बच्चों, 90% चीज़ें वही रहने वाली है, कुछ बदलना तो है नहीं। साइंस में तो क्या ही बदलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 चैप्टर ऐड होगा, 1 आध घटेगा, जबकि उसकी भी संभावना बहुत कम है। रही बात जीके की, जैसा कि सर ने कहा, जीके में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कोई बदलाव पॉसिबल ही नहीं है। कुछ छोटी-मोटी चीज़ों में अगर कोई हल्का-फुल्का चेंजेज़ हुआ, तो वो तो हम ऑलरेडी वैसे भी पढ़ाएँगे, क्योंकि अपन जब जीके पढ़ाते हैं तो सारी चीज़ें कवर करवाते हैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर एकदम बढ़िया नोट्स बनाने हैं। देखो कई बार तो क्या होता है बेटा, जीके इतना ज़्यादा लंबा-चौड़ा लिखवा के और बच्चों को इतना जीके के अंदर फँसा दिया जाता है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। यहाँ पे सबसे पॉजिटिविटी विजय एजुकेशन में ये है कि हम वही पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम का लेवल है। अनावश्यक चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीज़ों के लिए तो बुक्स हैं ही। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ाई जाएगी। हम 6th क्लास से लेकर के 12th तक जो चीज़ें एनसीईआरटी में है, जो एनसीईआरटी में लाइनें हैं, वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे। क्योंकि एच पूनिया सर पिछले 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। मैं पिछले 10 वर्षों से बायो पढ़ा रहा हूँ, और जितने भी पढ़ाने वाली टीम है, वो वेल क्वालिफाइड है। नेट, गेट सेलेक्टेड टीम है। अच्छी टीम है, बढ़िया टीम पढ़ाएगी, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है ना? ये ज़िम्मेदारी मैं ले रहा हूँ कि फैकल्टी बहुत अच्छी होगी। लेकिन एक ज़िम्मेदारी आपको भी लेनी है कि जिस दिन आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़ते हो, उस दिन से लेकर के लास्ट जब तक कि ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तब तक रेगुलर पढ़ना है। और केवल ये एक वैकेंसी में काम नहीं आएगी जीके। जीके तो और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, सब जगह काम आएगी। आगे अगर आप बीएड करेंगे, करेंगे ही, सीधी-सी बात है। तो वहाँ पे जीके नहीं आएगी क्या? पूरा जीके का एक पेपर होगा, साइंस का पेपर होगा, तो सेकंड ग्रेड में भी तो काम आएगी। पढ़ना तो है ही। तो केवल ये लैब असिस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना पढ़ें, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें कि मुझे मेरे आगे और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं। भाई अगर आप लैब असिस्टेंट बन जाते हो, स्टार्टिंग में अगर ये आपने जॉब ले ली, इस जॉब के बिहाफ़ पे एक अलग ही तरह का आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा, और आप बीएड करते हुए सेकंड ग्रेड तक भी चले जाएँगे, हो सकता है फर्स्ट ग्रेड तक चले जाएँ आगे। इसमें भी प्रमोशन होता है। ये पोस्ट तो बहुत शानदार है। ये पोस्ट लेने के बाद आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। कोई यहाँ ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता, है ना? स्कूलिंग में अगर मिल जाए तो और भी बढ़िया, ठीक है ना? इसमें तो डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, कॉलेज शिक्षा है, स्कूल शिक्षा है ना? बिल्कुल। और इस बार पद भी काफ़ी अच्छे आएँगे। तो बच्चों तैयारी में लग जाओ, बस यही कहना चाहते हैं। पूनिया सर अगर आप और कुछ कहना चाहें तो? जी, सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तैयारी हमें जो है पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी कह रहे हैं कि अभी वैकेंसी आई नहीं है, हम उसके बाद तैयारी करेंगे, तो वो आपका बिल्कुल एक गलत निर्णय होगा। आपका निर्णय सही कब होगा जब आज ही आप तैयारी शुरू करेंगे। तो आप यूँ सोचते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन का मज़ा तभी है जब हमारी अच्छी रैंक आए और 12th पास आउट यानी 12th के तुरंत बाद जॉब लगने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप यूपीएससी और आरपीएससी के बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और उससे पहले आप ये सोचते हैं कि सर मेरे पास पहले से जॉब हो और मेरा करियर सिक्योर कर लूँ, उसके बाद मैं अच्छी तैयारी करूँ, तो उनके लिए भी सुनहरा मौका है। आप लैब असिस्टेंट बनने के बाद आप किसी भी लेवल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप जॉब होगा आपके पास, आप बिल्कुल फ्री माइंड रहेंगे, तो आप यूपीएससी, आरपीएससी के लिए किसी बड़े एग्ज़ाम को है जो आसानी से फाइट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पूर्व तैयारी करनी है। हमें अभी से लग जाना है, क्योंकि नई गवर्नमेंट है तो ये तो फिक्स है और कितनी भर्तियों की अभी घोषणा हो चुकी है बजट में।
तो वैकेंसी आनी तो प्रॉपर फिक्स है, तो वैकेंसी ज़रूर आएगी। तो इसके लिए आपको अभी से तैयार रहना है, अभी से ही हमें तैयारी शुरू करनी है प्रॉपर नोट्स के साथ, प्रॉपर बुक्स के साथ। जितना भी हमारी प्रॉपर क्लासें हैं, सब देखनी है, तो जब वैकेंसी आएगी तो हम बहुत सारे लोगों से आगे रहेंगे। तो ये 2 लाइनें मैं कहना चाहता हूँ कि तरक्कियों के दौर में उसी का ज़ोर चल गया, बना के यार रास्ता जो भीड़ से निकल गया। भीड़ से निकलने का एक ही रास्ता है मेहनत, तो ईश्वर भी उन्हीं लोगों का, किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। तो आज के लिए है विजय सर इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।